edu.insight पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत विजय। यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ही पुराने रहे हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार विभिन्न मार्गों से चलता था। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया था। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। 1494 में कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप आशा अंतरित होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वो जिस माल को लेकर वापस लौटा वो पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका, जिसकी वजह से व्यापारिक संबंध बढ़ाने का एक सुअवसर मिला। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का एक लंबा सिलसिला भी शुरू कर दिया। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत पुर्तगालियों का वायसराय बनकर यहाँ आया। इसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधीन कर लिया। उधर 1518 में पुर्तगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाने की स्थापना की। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। अपनी शक्ति के विस्तार के साथ पुर्तगालियों ने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रभाव लगभग जाता रहा। इनके पतन के महत्वपूर्ण कारणों में इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध, बर्बरता पूर्वक समुद्री लूटमार की नीति का पालन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हरण, विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस आदि को गिनाया जा सकता है। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते, वहां बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। ये इनका एक तरह का घोषणा पत्र था या चार्टर था। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय, जल डमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों में
पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, बड़ौच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र के मसोलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापारिक केंद्र खोले। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से पहचाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में दोबारा से पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में आरंभ हुई और 1667 में तब समाप्त हुई, जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिया और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा किया। और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव की और इसके विस्तार की, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक उसने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसोलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसोलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। दिलचस्प बात इसमें यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की ये कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बंबई के रूप में अंग्रेजों का एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरे पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया था। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल दी थी। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी, ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए। भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों के स्वतंत्र रहकर जारी रहे और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से यानी स्वतंत्र होकर चलता रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह से इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गई थी। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी ना हुई, मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत में इंग्लैंड से होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पौंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पौंड का हो गया था। मद्रास, बंबई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई थी। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए।
ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और अंशतः इस कारण कि मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियां पैदा हो गई थी। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3, कलकत्ता की 2 लाख और बंबई की 70,000 हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों तक के लिए दे दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद नियम या इजारदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे इसी तरह के प्रेसिडेंसी टाउन स्थापित किए थे, जहां से धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि प्रशासनिक एकाधिकार स्थापित किया था। आज बस इतना ही। edu.insight पर भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की इसी तरह की जानकारियां आपसे साझा की जाती है।